मध्यकालीन इतिहास। और इसमें आपने अभी अभी पढ़ा था, हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ने वाले हैं, 712 से लेकर 1707 तक हम इसको कंटिन्यूसली पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आज से हम कंटिन्यू 712 से पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल की क्लास में, सॉरी आज की क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा था, अभी अभी आप लोगों ने ये पढ़ा था इस्लाम के बारे में, मुस्लिम्स के बारे में। आप लोगों ने अभी अभी ये जाना था कि सर 712 में हमारे इस भारत देश में पहले मुस्लिम का आवागमन हुआ था, या पहला जो मुस्लिम था वो हमारे भारत में 712 के अंदर आया था, यानी 712 से हमारे देश में कोई मुस्लिम नहीं था। सो 712 से हम इस मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो वो पहला सफल आक्रमणकारी कौन था, पहला सक्सेसफुल इन्वेटर कौन सा था, या जिसने हमारे भारत के ऊपर आक्रमण किया? तो हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। मोहम्मद बिन कासिम। देखिए मोहम्मद बिन कासिम को हम पढ़ने वाले हैं 712 से लेकर 714 तक। मोहम्मद बिन कासिम को हम पढ़ने वाले हैं 712 के साल से लेकर 714 के साल तक। अब देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया मोहम्मद बिन कासिम। आपको जब तक ये समझ नहीं आएगा क्या मोहम्मद बिन कासिम कौन था, कहां से आया था और भारत में क्यों आया था, जब ये बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा ये सारा का सारा टॉपिक। तो गौर से देखिए मैंने बोर्ड पे लिखा है मोहम्मद बिन कासिम। अब जो ये मोहम्मद बिन कासिम है ये कौन था, कहां से आया था और भारत में क्यों आया था, एक बार इस कहानी को गौर से समझते हैं। तो देखिए आपको मैं बता दूं जो ये मोहम्मद बिन कासिम था ये कहां से आया था, ये अरब से आया था। ये कहां से आया था? अरब से। तो आपको मैं बता दूं जो आज प्रेजेंट में सऊदी अरब है, इस सऊदी अरब को पहले क्या बोला जाता था? अरब बोला जाता था। इसी अरब का एक रूलर था, इसी अरब का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज, जिसका नाम था अल हजाज। तो हम पढ़ते हैं यहां पे जो सऊदी अरब है इसी अरब का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज। तो मैंने बोर्ड पे लिखा इस अरब का एक राजा था जिसका नाम था अल हजाज। अब देखिए जो अल हजाज है ये अरब का एक रूलर था और इसी का एक सेनापति था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। तो हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम भारत में क्यों आया था, तो इसी को गौर से समझिए। तो एक बार भारत की दशा समझ लेते हैं इसी समय के बारे में। तो हम भारत के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है जो हमारा उत्तर भारत है, इसी उत्तर भारत में यहां पे जो पार्ट है इस पार्ट को नाम दिया जाता है सिंध। ये तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जो हमारे भारत का जो ये वाला पार्ट है इसको नाम दिया जाता है सिंध। तो हम पढ़ते हैं इस समय जो ये सिंध था, इस सिंध का जो हमारे भारत का राजा था इसका नाम था दाहिर। और ये दाहिर किस वंश का था? ब्राह्मण वंश का राजा था। यानी इस समय हमारे भारत में सिंध के अंदर रूल कर रहा था राजा दाहिर जो ब्राह्मण वंश का था, और दूसरी तरफ सऊदी अरब में रूल कर रहा था अल हजाज। यानी कि ना ही हमें अल हजाज से प्रॉब्लम थी और ना ही दाहिर को, यानी ना ही दाहिर को अल हजाज से, ना ही अल हजाज को राजा दाहिर से प्रॉब्लम थी। फिर इन मुस्लिमों ने हमारे भारत के ऊपर अटैक क्यों किया वो गौर से समझिए। तो कहानी ये बताई जाती है जो ये सऊदी अरब के अल हजाज थे इनके व्यापारिक जहाज चलते थे, ये बताया जाता है इनके व्यापारिक जहाज चलते थे कहां पर? हमारे भारत के पास से। यहां पे एक बंदरगाह होता था जिसका नाम था देवल बंदरगाह। तो हम ये पढ़ते हैं भारत के यहां पे जो आज प्रेजेंट के अंदर कराची बंदरगाह है उसी को पहले बोला जाता था देवल बंदरगाह। तो हम यहां पे पढ़ते हैं जो अल हजाज है इस अल हजाज के व्यापारिक जहाज चलते थे और इस देवल बंदरगाह से होके गुजरा करते थे। तो यहां पे क्या हुआ, एक बार की बात है राजा दाहिर ने क्या किया, अल हजाज के सारे व्यापारिक जहाज लूट लिए। और जैसे इसके सारे के सारे व्यापारिक जहाज लूटे इस बात का पता चला अल हजाज को, तो अल हजाज ने क्या किया, एक फरमान, एक लेटर भिजवा दिया किसके पास? राजा दाहिर के पास। उस लेटर में ये लिखा था, देखिए जो हमारी शिप हैं वो आप लोगों की रियासत के पास में लूटी गई हैं, तो आप लोगों का दायित्व यानी कि राजा दाहिर का ये दायित्व बनता है आप उसकी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और ये पता लगाइए वो किसने लूटी है और वो सारी की सारी भिजवा दीजिए कहां पे? अल हजाज के पास। अन्यथा अल हजाज यानी ये क्या समझेंगे, राजा दाहिर ने ही अटैक किया है, उसका सारा हर्जाना दाहिर को देना पड़ेगा। अब राजा दाहिर ने जैसे ये फरमान पढ़ा इसको लगा ये कोई छोटा मोटा शासक होगा इसलिए इसको हल्के में ले लिया अल हजाज को। तो यहां पे राजा दाहिर ने क्या
किया, इसके फरमान को ठुकरा दिया, यानी अल हजाज के फरमान को ठुकराया। जैसे ही अल हजाज के फरमान को ठुकराया गया तो अल हजाज का एक 17 साल का लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ये इसका एक सेनापति था। तो गौर से सुनिए, अल हजाज का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अल हजाज ने क्या किया, अपने इस सेनापति के हाथों इस सेनापति को सेना के साथ में राजा दाहिर के पास भेज दिया, ये पूछने के लिए क्या बिना वजह पंगा लेने की क्या जरूरत थी। इसीलिए इतिहासकारों ने हमें क्या बताया है, पहला जो पंगा है वो भारत की तरफ से लिया गया था, जो राजा दाहिर ने लिया था। तो हम यहां पे पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज के कहने पे भारत आया और राजा दाहिर के ऊपर अटैक किया। तो हम पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन कासिम अपने घोड़ों पे आया और सीधा वो सऊदी अरब से किस तरफ आया, भारत की तरफ। और जैसे ही वो भारत के अंदर पहुंचा तो बात है 712 की। तो हम यहां पढ़ते हैं, बात है 712 की। चलो यहीं लिख देता हूं, बात है 712 की। 712 में एक युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम था रावर का युद्ध, बैटल ऑफ रावर, यानी कि रावर का युद्ध। तो हम यहां पे पढ़ते हैं, युद्ध लड़ा गया जिस युद्ध का नाम है रावर का युद्ध। और इस रावर का युद्ध 712 में लड़ा गया, किस किस के बीच? मोहम्मद बिन कासिम के बीच और राजा दाहिर के बीच। और यहां पे राजा दाहिर की हत्या कर दी गई। तो हम यहां पे पढ़ते हैं, इस रावर के युद्ध में राजा दाहिर को मार दिया गया। और जैसे ही राजा दाहिर को मार दिया गया, यहां पे शासन करने लगा कौन? मोहम्मद बिन कासिम। और यह बताया जाता है, जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को मार दिया, राजा दाहिर की दो बेटियां थी, एक का नाम था सूर्य देवी और एक का नाम था निर्मला देवी। उन दोनों बेटियों को क्या किया? कब्जे में लिया, उनको अगवा किया और अल हजाज के बाद में सऊदी अरब में भिजवा दिया। क्यों भिजवाया? क्योंकि अल हजाज के दो सन थे, अल हजाज के दो बेटे थे, उन दोनों बेटों के पास में राजा दाहिर की दोनों बेटियों को अगवा करके भिजवा दिया। और जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम भारत पहुंचा और उसने भारत में यानी सिंध में रूल करना, शासन करना प्रारंभ स्टार्ट कर दिया। और जैसे ही इसने भारत में शासन करना प्रारंभ स्टार्ट किया, वहीं से इसने कुछ इंपॉर्टेंट काम किए और वहीं आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनते चले गए। तो यहीं पे आप लोगों के एग्जाम के सारे क्वेश्चन बने। अब यहाँ पे इसने जो इंपॉर्टेंट काम किए वो सारे के सारे मैं वन लिनियर में लिखने वाला हूँ, सारे के सारे आप लोगों को याद करने हैं, वहीं आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो अब गौर से देखिए बोर्ड पे। तो हम पढ़ते हैं, यहां पे फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या बनेगा? सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए क्या बनेगा? तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये बनता है, जो मोहम्मद बिन कासिम है ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम था। तो हम पढ़ते हैं, पहला मुस्लिम जिसने भारत के ऊपर अटैक किया, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन क्या बना? भारत पर अटैक करने वाला, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम। तो जो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सेकंड क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए यहां से क्या बनेगा? तो सेकंड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में जजिया कर अप्लाई किया, यानी भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला व्यक्ति, या भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम। अब गौर से देखिए, आपसे ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, एचएसएससी में लगभग 2 से 3 दफा ये एग्जाम में आ चुका है, भारत में जजिया कर लगाने वाला। तो भारत में जजिया कर लगाने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अब आप समझिए जजिया कर क्या है गौर से। तो देखिए, जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, इसने राजा दाहिर की हत्या कर दी और राजा दाहिर की हत्या करके इसने हम भारतीयों को यह कहा, देखिए आज तक आप लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी राजा दाहिर के पास थी, अब राजा दाहिर तो जन्नत नसीर हो चुके हैं, उनको मार दिया गया है, अब आप लोगों की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो मोहम्मद बिन कासिम यानी मेरे हाथों में है। अब आप लोगों के पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप सारे के सारे मुस्लिम धर्म को अडोप्ट कर लीजिए, यानी कि सारे सारे मुस्लिम बन जाइए, अन्यथा आपको एक कर पे करना पड़ेगा, एक टैक्स पे करना पड़ेगा जो कहलाएगा जजिया कर। यानी इन्होंने 2 ऑप्शन दिए, या तो सारे के सारे मुस्लिम बन जाइए, जो कोई मुस्लिम नहीं बनेगा उसको क्या कौन सा कर देना पड़ेगा? जजिया कर। यानी इसने आके हिंदुओं से कर लेना स्टार्ट कर दिया जो था जजिया। अब यहां पे हुआ क्या, वो सारे के सारे गरीब भारतीय जो ये जजिया कर देने में असमर्थ थे, वो जजिया कर तो नहीं दे सकते, इसलिए मजबूरी में आके उन्होंने क्या किया, मुस्लिम धर्म को अडॉप्ट कर लिया, मुस्लिम बन गए और वही आज प्रेजेंट में मुस्लिम है, जो आज अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं। या काफी सारे भारत में ऐसे मुस्लिम हैं जिन्होंने इन आक्रमणकारियों के डर की वजह से अपने धर्म को परिवर्तन कर लिया, अपने धर्म को चेंज कर लिया। तो आपसे एग्जाम में यह पूछा जाता है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो आप याद रखेंगे, भारत में सर्वप्रथम यानी फर्स्ट टाइम
पहली बार जजिया कर अप्लाई किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हम और क्या पढ़ते हैं? इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में क्या किया? आते ही सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस कर दिए। इन्होंने भारत में आके सोने के सिक्के चलाए। तो हम पढ़ते हैं इन्होंने भारत में आके सोने के सिक्के इंट्रोड्यूस किए और इन सोने के सिक्कों को नाम क्या दिया गया? इन सोने के सिक्कों को नाम दिया गया दिरहम कॉइन्स। इन सोने के सिक्कों को नाम दिया गया था दिरहम कॉइन्स या दिरहम सोने के सिक्के। इनको नाम दिया गया दिरहम सिक्के। लिख देता हूं मैं बोर्ड पे। तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में आके सोने के सिक्के चलाए जिनको दिरहम सोने के सिक्के बोले गए। तो देखिए आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है भारत में दिरहम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो आप याद रखोगे भारत में दिरहम सोने के सिक्के मोहम्मद बिन कासिम ने चलाए। और हमारे एग्जाम में यहां से कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है भारत में खजूर की खेती, हार्वेस्टिंग ऑफ डेट्स। तो आपसे पूछा जाता है भारत में खजूर की खेती करने वाले, या आपसे पूछा जाता है भारत में ऊंट पालन यानी कैमल हस्बेंड्री की शुरुआत किसने की थी? तो ये भी आप याद रखोगे अरबियों ने की थी। मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था, यानी अरबियों ने या मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में खजूर की खेती यानी ऊंट पालन की शुरुआत की थी। तो मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ज्योग्राफी में आप पढ़ने वाले हो, विश्व के टॉप वैरायटी के जो डेट्स हैं, जो खजूर हैं, वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? सऊदी अरब में। और हमारे भारत का जो खजूर है वो भी कहाँ से आया था? सऊदी अरब से। भारत में पहली बार खजूर की खेती किसने प्रारंभ की? मोहम्मद बिन कासिम ने। अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए एग्जाम में भारत में सबसे पहले खजूर की खेती कहाँ पे की गई थी, तो ऑब्वियसली कहाँ होगी? सिंध में, क्योंकि इसने आके अटैक ही कहाँ पे किया था? सिंध में आके अटैक किया था। और सिंध में आके अटैक करके इसने खेती कहाँ की? सिंध में। तो आप याद रखोगे भारत में खजूर लेके कौन आया या खजूर की खेती किसने की और कहाँ पे की? मोहम्मद बिन कासिम ने ही सिंध में स्टार्ट किए थे। और मैंने साथ साथ लिखा है ऊंट पालन यानी कि कैमल हस्बेंड्री। अब भारत में ऊंट पालन की जो शुरुआत है, कैमल हस्बेंड्री की शुरुआत है, यानी हमारे भारत का जो ऊंट है, आप लोगों को एक बात बता दूं भारत से बड़ा रेगिस्तान आज भी सऊदी अरब के पास है। इसलिए भारत में जो ऊंट है सबसे पहले उसकी शुरुआत ही कहां से हुई है? अरब से, यानी सऊदी अरब से लेके आने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए बनता है। इसके बाद नंबर 5 पे मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, भारत में अरेबियन हॉर्सेज यानी भारत में अरबी घोड़े लेके आने वाला। तो देखिए बच्चों भारत में जो अरबी घोड़े हैं, भारत में अरबी घोड़े लेके आने वाला भी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। अब मैं आपको यहां पे एक बात बताता हूं, आपने ये जरूर सुना होगा या बार बार पढ़ते हो, काफी सारे मुस्लिम इन्वेटर्स आए, काफी सारे मुस्लिम आक्रमणकारी आए और आते ही हमारे भारत पे अटैक करते थे और रूल करना प्रारंभ कर देते थे। तो यहाँ पे हमारे भारत में ऐसी क्या कमी थी या भारतीय राजाओं में ऐसी क्या कमी थी जिसकी वजह से भारतीय राजा इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के सामने हमेशा हार जाते थे? तो आप लोगों को बता दूं हमारे भारत की 2 वीकनेस थी। वो 2 वीकनेस कौन सी थी? सबसे पहली थी लैक ऑफ यूनिटी यानी एकता की कमी। तो भारत में प्राचीन समय से ही हमारे भारत जो है वो वर्ण सिस्टम यानी कि कास्ट सिस्टम में बटा हुआ है और जो भारत है उसमें एकता की कमी है। इस एकता की कमी का फायदा किसने उठाया? मुस्लिमों ने। इसके बाद जो हमारी दूसरी वीकनेस थी, हमारी स्ट्रेंथ थी, हमारी वीकनेस साबित हुई थी। वो कैसे? तो देखिए अब तक जो भारतीय राजा थे उनके पास क्या होते थे? ज्यादा मात्रा में हाथी होते थे और भारत में ये बात प्रचलित थी जिस भी भारतीय राजा के पास में जितने ज्यादा हाथी होंगे वही भारतीय राजा सबसे पावरफुल होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो युद्ध लड़े जाते थे वो पैदल सेना से लड़े जाते थे और जिस राजा के पास हाथी होते थे वो पैदल सेना को हाथी से कुचलवा देते और इस युद्ध को जीत लेते थे। यानी हमारी स्ट्रेंथ हाथी थी। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम है ये घोड़ों पे बैठ के आया था। और किन घोड़ों पे? अरबी घोड़ों पे। मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूं विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाले, चुस्ती यानी स्विफ्टली से दौड़ने वाले घोड़े कौन से होते हैं? अरबी घोड़े। तो मोहम्मद बिन कासिम की सेना पैदल नहीं थी, वो अरबी घोड़ों पे आई थी और हमारे भारतीय राजा हाथियों पे निकले थे। और आपको पता है एक हाथी जितने टाइम में 360 का रोटेट कवर करता है, इतने में तो अरबी घोड़े उनके बीच से निकलते और हमारे भारतीय राजाओं को भाला मार के काम तमाम कर देते थे। यानी जो अरबी घोड़े थे ये भी एक इंपॉर्टेंट साबित हुए किसमें? भारत में रोल प्ले करने में। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ में अरबी घोड़े भी लेके आया था। और हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं
तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नंबर 6 पे। आपने एक शब्द सुना होगा प्रेजेंट में भी, मानसून। तो आपने सुना होगा मानसून शब्द के बारे में, मानसून वर्ड के बारे में। तो आपको मैं बता दूं, जो ये मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है। और ये मानसून शब्द कौन लेके आए थे? मोहम्मद बिन कासिम, यानी कि अरबी लोग लेके आए थे। ये अरबी भाषा का शब्द है। इसके बाद भारत में मानचित्रावली लेके आने वाले, भारत में मैप लेके आने वाले, भारत में मानचित्रावली यानी मैप लेके आने वाले भी कौन थे? अरबी लोग थे, यानी मोहम्मद बिन कासिम था। ये भी आप इसमें याद रखोगे। और मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, इसने हमारे भारत में आके क्या किया? हमारे भारत की दो इंपॉर्टेंट पुस्तक, एक का नाम है चरक संहिता, एक का नाम है चरक संहिता। तो जब मैं आप लोगों को कुषाण वंश पढ़ाऊंगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा राजा कनिष्क के बारे में। उसका एक राजवैद था जिसका नाम था चरक, और उसी चरक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। तो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? हमारे भारत की चरक संहिता और एक पुस्तक और जिसका नाम है पंचतंत्र, जिसका नाम है पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा ने लिखी थी, जिसको गुप्त वंश में पढ़ने वाले हैं। इन दोनों पुस्तकों को ट्रांसलेट कर दिया, इन दोनों पुस्तकों को अरबी भाषा में अनुवाद करवा दिया। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट काम किसने किए? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम को हम कब से कब तक पढ़ते हैं? 712 से 714 तक, 2 साल तक। देखिए गौर से एक बात को सुनिए, जो मोहम्मद बिन कासिम है, ये सऊदी अरब के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो या ना हो, लेकिन हमारे भारत के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि हमारे भारत के लिए पहला मुस्लिम साबित हुआ था। अब हम इसको 712 से 714 तक ही पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना तो इसके 712 से पहले का पता, ना 714 के बाद का, सिर्फ 2 साल के बारे में हमें इसका पता है। अब इतिहासकारों ने यह बताया है, जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसका भारत से जाने का कारण, या इसकी मृत्यु का जो कारण है, वो राजा दाहिर की दोनों बेटियां थी। मैंने अभी अभी आपको बताया था, राजा दाहिर की 2 बेटियां थी, सूर्य देवी और निर्मला देवी, जिनको अगवा करके अल हजाज के पास भेजा। उन्हीं दोनों बेटियों ने क्या किया? अपने पिता की मौत का बदला ले लिया मोहम्मद बिन कासिम से। जो जो ये कहानी है, जो लिखी हुई है चचनामा के अंदर। तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं, उन दोनों बेटियों ने क्या किया? वो अल हजाज के पास गई, और अल हजाज के पास जाके उन्होंने ये कहा, देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने हम दोनों को आपके बेटों के लिए भेजा है, लेकिन आपको बता दे वो हमारी आबरू पहले से लूट चुका है, वो आपको धोखा दे रहा है। जैसे ही अल हजाज ने ये बात सुनी, अल हजाज को गुस्सा आया, और अल हजाज ने एक फरमान, एक लेटर जारी कर दिया, जिस लेटर में लिखा था, मोहम्मद बिन कासिम तुरंत अरब के अंदर हाजिर हो। और ये कहा जाता है मोहम्मद बिन कासिम सिंध से अरब गया, और कुछ इतिहासकारों ने यह कहा अल हजाज ने जाते ही उसे कैपिटल पनिशमेंट यानी कि मृत्युदंड दे दिया। कुछ इतिहासकारों ने यह कहा है मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी वफादारी का सबूत पेश करने के लिए अपनी गर्दन कटवा के भेज दी, किसके पास? अल हजाज के पास। इसलिए हम मोहम्मद बिन कासिम को ना 712 से पहले का जानते, ना 714 के बाद का। इन 2 सालों के लिए हम मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हैं हमारे एग्जाम में, और इन 2 सालों के अंदर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने बिल्कुल शॉर्ट में आपके बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं। अब जल्दी से ओवरव्यू ले लीजिए। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कहां से? मोहम्मद बिन कासिम से। तो देखिए आज की क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया है पहला टॉपिक हमारे इतिहास का, जिसमें हमने पढ़ा है किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के बारे में और इस्लाम के बारे में। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद पढ़ने के लिए। मिलते हैं आने वाली क्लास में आप लोगों से, और ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते हैं भारत के सेकंड आक्रमण के बारे में। ये भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण था। आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भारत में 2 तुर्क आक्रमण के बारे में, 2 टर्किश इन्वेजन के बारे में, जो भारत में आने वाले क्लास में होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।